हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल डिटेल सिविल लर्निंग में। तो ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है और मेरा भी पहला वीडियो है, तो कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए सॉरी। तो आज का पहला टॉपिक चालू करते हैं। तो पहला टॉपिक में हम लोग एकदम बेसिक क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे 450 IS 456 2000 में। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम MCQ में नहीं आता है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम आप लोगों को ये क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो IS 456 टू 2000, इसका IS स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड एंड इसका टाइटल जो है प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस या एंड ये रिवीजन फोर्थ रिवीजन है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, फोर्थ रिवीजन हम लोग अभी यूज कर रहे हैं एट दैट टाइम। तो पहले जो ये स्टैंडर्ड पब्लिश हुआ था 1953 में, तब इसका टाइटल क्या था? कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट फॉर जनरल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जो कि दिया हुआ है। ये सब आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, बस साल जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है वही सब याद रख लीजिए, इतना से काम बन जाएगा। देन फर्स्ट रिवीजन 1957 में आया, सेकंड रिवीजन आया 1964, तब इसका टाइटल बदल कर रखा गया कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। थर्ड डिवीजन आया 1978। यहाँ पर जो जानने वाली बात है वो है लिमिट स्टेट अप्रोच टू डिजाइन पहली बार थर्ड डिवीजन में इंक्लूड किया गया है। तो ये आप लोगों को जानने का जरूरत है। इसके बाद आ जाता हूँ, जो मेजर थिंग फोर्थ रिवीजन में इंक्लूड किया गया है वो है ड्यूरेबिलिटी हैज एलाबोरेटेड एंड डिटेल्ड क्लॉज। जो ड्यूरेबिलिटी को लेके जो डिटेल 4-5 क्लॉज है जो आपको मिल जाएगा 456 में, उसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। और सैम्पलिंग एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, सैम्पलिंग और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का क्या होता है? जैसे हम लोग 1 से 5 मीटर क्यूब के अंदर अगर कॉन्क्रीटिंग करें तो हम लोगों को जो कॉन्क्रीट के क्यूब लेके टेस्ट करना पड़ता है, वो सैंपल लेना पड़ेगा एक। अगर 6 से 15 मीटर क्यूब के अंदर हुआ तो सैंपल लेना पड़ेगा दो। और सैंपल क्या है? एक सैंपल इक्वल्स टू 3 क्यूब एंड टू सैंपल इक्वल्स टू 3 into 2 6 क्यूब्स। ओके, तो वी नो द डायमेंशन ऑफ द क्यूब्स 150 into 150 into 150 mm। तो यही सब दिया हुआ है। और जो सेकंड सेक्शन में दिया हुआ है, तो फोर ग्रेड ऑफ फोर कंक्रीट इंक्लूड किया गया है, 33 ग्रेड, 43 एंड 53 ग्रेड एंड सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्या है? जिसमें हम लोग C3A जो कंपाउंड रहता है सीमेंट के अंदर, उसको हम 5% से कम कर देते हैं, क्योंकि इसके लिए रेजिस्टिंग पावर अगेंस्ट सल्फेट बहुत गुना बढ़ जाता है। ये सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट नॉर्मली यूज होता है कैनल लाइनिंग एंड कल्वर्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉइल में हम लोग डायरेक्ट सॉइल में हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। इसके वजह से एल्कलाइज मैटर इसके अंदर डैमेज कर सकता है। इसके लिए हम लोग 5% से कम रखते हैं C3A को, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये आपको नोट कर देना चाहिए। तो इसके बाद आ जाते हैं हम लोग परमिसिबल लिमिट फॉर सॉलिड इन वाटर, परमिसिबल सॉलिड इन लिमिट इन वाटर। तो ये आपको मिल जाएगा टेबल नंबर 1 में, जो कि पूरा चार्ट दिया हुआ है। ये आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सल्फेट एंड सस्पेंडेड मैटर कितना कितना रहना चाहिए। हमेशा MCQ में एक दो दे देता है बीच बीच में। तो इसका यूनिट है मीटर, mg/लीटर। mg/लीटर इज ऑल्सो नोन एज ppm। ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो इसके बाद आ जाते हैं एडमिक्सचर हैज बीन मॉडिफाइड। कुछ कुछ एडमिक्सचर इसके अंदर ऐड किया है, लाइक एयर इंटेनिंग एडमिक्सचर, वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर, पोजोलोनिक एडमिक्सचर, एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर एक्सेट्रा। और ग्रेड ऑफ हायर देन M40 हैव बीन इंक्लूडेड, आपको टेबल नंबर 2 में देखने को मिल जाएगा। ग्रेड ऑफ द कंक्रीट इंक्लूड M80 तक आप लोगों का ग्रेड इंक्लूड किया गया है एस इन 456 कोड। तो इसके बाद आ जाता है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये सबसे इंटरव्यू में पूछने वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट शैल नॉट बी लेस देन M20। M20 से कम आप लोग कंस्ट्रक्शन साइड में यूज नहीं कर सकते हैं ग्रेड, कंक्रीट ऑफ ग्रेड। इसके बाद आ जाता है एस्टिमेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। आप सभी लोगों का मालूम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज डिनोटेड एज ईटा सी, हुज वैल्यू इज 5000 रूट ओवर ऑफ एफसीके। एफसीके स्टैंड फॉर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो हम लोग डिनोट करते हैं M20, M25, M30 एक्सेट्रा। इसके बाद आ जाता है एनवायरमेंट एक्सपोज कंडीशन, जिसके अंदर दो इंक्लूड किया गया है, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम कंडीशन। ये आप लोगों को मिल जाएगा टेबल नंबर 3 में। टेबल नंबर 3 में इसका डिस्कस किया हुआ है पूरा, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और इस सेक्शन 3 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस हम लोग एस्बेस्टस सीमेंट
एस्बेस्टस पेंट यूज कर सकते हैं फायर रेजिस्टेंस के लिए, या फिर इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर बीम इज ऑल्सो एडेड इन हेयर, जो कि हम लोगों को कैंटिलीवर बीम जब डिजाइन करते हैं तब इसका जरूरत पड़ता है। लैप लेंथ, हुक लेंथ, ये तो आपको वो मालूम ही है। इसके बाद जो सबसे मेन टॉपिक है नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर कब यूज होता है? जब हम लोग ओवरऑल डेप्थ लेते हैं उसके, जब हम लोग डिजाइन करते हैं उसका, तब हम लोगों को ओवरऑल डेप्थ का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, तब हम लोग लेते हैं इफेक्टिव डेप्थ। अब इफेक्टिव डेप्थ हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? जब हम लोग ओवरऑल या फिर ग्रॉस डेप्थ से नॉमिनल कवर माइनस कर दें। माइनस करने के बाद हम लोगों को मिल जाता है नॉमिनल कवर। तो इसका मैं एक पिक्चर आप लोगों को शो करता हूँ, ये रहा, जहां पर हम लोग मेन बार्स के बाहर से हम लोग स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं। तो वो स्टीरअप नॉमिनल कवर इक्वल्स टू क्लियर कवर प्लस डायमीटर ऑफ द स्टीरअप। आप लोग जितना भी स्टीरअप कर रहे हैं 6, 8, 10, वो स्टीरअप का डाया आप लोगों को माइनस करना, प्लस करना पड़ेगा क्लियर कवर के साथ, प्लस हाफ ऑफ द मेन बार ऑफ द मेन डाया ऑफ द बार। ये आप लोग अगर प्लस करके जो वैल्यू आएगा वही आप लोगों को मिल जाएगा नॉमिनल कवर। अब नॉमिनल कवर से ओवरऑल डेप्थ हम लोग अगर माइनस कर दे तो आप लोगों को मिल जाएगा इफेक्टिव डेप्थ, और ये इफेक्टिव डेप्थ के बगैर आप लोग कभी बीम डिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा कुछ चीज़ था जो आप लोगों को लिए मैंने लाया हूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।